चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम ये जो क्लास है पाइथन की फर्स्ट क्लास है। यहाँ पे मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था। एक शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि आपको अगर थोड़े थोड़े फंडामेंटल बेसिक्स नहीं पता ना तो आप आगे चल के पाइथन पे वर्क नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो स्कूल लेवल पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अभी पढ़ोगे, है ना। तो मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कोई डिटेल इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा, तो ध्यान से समझना क्या है। सबसे पहली चीज होती है सिस्टम। सिस्टम क्या होते हैं? अगर मैं नॉर्मल वे में बोलूं कि जो हमारे घर में नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर आर कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम का काम क्या होता है? सिस्टम जो होता है वो यूजर से इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बाद जो भी इनपुट है उस पर प्रोसेसिंग करता है और जो भी आंसर आता है उसे आउटपुट के रूप में हमारे स्क्रीन पर शो करवा देता है। ठीक है, तो ये काम किसका होता है? हमारे सिस्टम का। तो सिस्टम हमसे इनपुट लेगा, वो डेटा जिससे जो हमसे इनपुट लिया है उसने उसको प्रोसेस करेगा और आंसर को डिस्प्ले करेगा उसे प्रोसेस करने के बाद। दूसरा काम और क्या हो सकता है सिस्टम का? सिस्टम जो होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट से भी रिलेटेड काम करता है कि भाई कौन सी वेरिएबल को कहाँ पे प्लेस करना है, कौन सी चीज रैम में किस प्लेस पर जाएगी। तो वो जो पूरी मैनेजमेंट होती है मेमोरी की, वो भी कौन कंट्रोल करता है? सिस्टम कंट्रोल करता है ना। पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं जैसे प्रिंटर हो गया या पेन ड्राइव्स हो गई, है ना, फैक्स मशीन हो गई, तो कोई भी ऐसी मशीन है ना, जो पेरिफेरल डिवाइस है जिसे हम सीपीयू के बाहर से अटैच करते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन करने का काम भी किसका है? सिस्टम का है। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम क्या होते हैं नॉर्मल वे में अगर देखा जाए तो सिस्टम घर में जो हमारे नॉर्मल पीसीज हैं उन्हें हम सिस्टम कहते हैं, जो यूजर से इनपुट लेते हैं, उस लिए गए इनपुट पे प्रोसेसिंग करते हैं और जो भी डेटा होता है प्रोसेस के बाद वो हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले करते हैं। अब इसके बाद सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर and second part is called hardware. Software divided into two parts. First software, second hardware. Software क्या होते हैं? All the predefined program which helps the user for its working. जो यूजर के उसके काम में क्या करते हैं? मदद करते हैं या उसके काम को आसान कर देते हैं। ऐसे जो प्री डिफाइन होते हैं सॉफ्टवेयर, पहले से बने हुए सॉफ्टवेयर, उन्हें किस कैटेगरी में रखा गया है? उन्हें रखा गया है सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। मतलब सॉफ्टवेयर जो होते हैं पहले से बने बनाए क्या होते हैं? प्रोग्राम्स हैं जो यूजर के काम को आसान कर देते हैं, उसके वर्किंग को इजी कर देते हैं। हमने जैसे स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा कि ऐसी चीजें जिसे हम टच नहीं कर सकते उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिन्हें टच कर सकते हैं उन्हें हार्डवेयर बोलते हैं। तो वो नॉर्मल डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई प्रोफेशनल लेवल पे पूछता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो ऑल द रेडीमेड प्रोग्राम या ऑल द प्री डिफाइंड प्रोग्राम विच हेल्प द यूजर फॉर इट्स वर्किंग आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? इसके अंदर हो सकता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड ये प्री डिफाइंड है, ये यूजर की क्या करता है? ये एक ऑफिस ऑटोमेशन टूल है जो ऑफिस से रिलेटेड वर्क में हमारी हेल्प करता है। इसी तरह से फोटोशॉप होता है जो फोटो को एडिट वगैरह करने में हमारी मदद करता है। फोटोशॉप होता है। टैली होता है जो अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क करने में हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पर पहले से क्या है? सॉफ्टवेयर रेडीमेड बने हुए हैं जो यूजर के काम को क्या कर रहे हैं? आसान कर रहे हैं। एग्जाम्पल वाइज समझो, जैसे हमारे पास पहले नोटपैड था, तो नोटपैड में कमी क्या थी कि नोटपैड प्योर टेक्स्ट एडिटर था, उसमें आप इमेज वगैरह इंसर्ट नहीं कर सकते थे। तो एमएस वर्ड ने क्या बोला कि मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ कि आप टेक्स्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट के साथ भी वर्किंग कर सकते हो। ऑब्जेक्ट मतलब चार्ट, इमेज, टेबल वगैरह, उनके साथ भी काम कर सकते हो। दूसरी पहले क्या था? जो नोटपैड था उसमें स्पेल चेक की सुविधा नहीं थी, मतलब अगर आप स्पेलिंग गलत वलत कर दो तो वो चेक नहीं करता था, जबकि एमएस वर्ड में वो फैसिलिटी है। तो अगर आप देखो प्रीवियस वर्जन से, जब लोग पत्तों पे लिख रहे थे, तो धीरे धीरे क्या होते गए वर्जन में, क्या होते गए, सबका पर्पस राइटिंग है, बट नीचे जो वर्जन हैं मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें एडिशन करके एक नए नए वर्जन क्रिएट करते गए, जिससे यूजर का काम क्या हो गया? आसान हो गया, है ना। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं
वो पहले से बने हुए प्रोग्राम्स हैं जो यूजर के काम को आसान कर देते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं? ऑल द इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस आर कॉल्ड हार्डवेयर। जितनी भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं उसको किस कैटेगरी में रखा गया है? हार्डवेयर की कैटेगरी है ना। ऐसी डिवाइसेस जिसे हम सीपीयू के बाहर से अटैच करते हैं। जैसे मैं बात करूं इंटरनल डिवाइसेस, इंटरनल डिवाइसेस में क्या क्या आती हैं? इंटरनल डिवाइसेस में हमारा आता है रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क। इसी तरह से एक्सटर्नल डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। एक्सटर्नल डिवाइसेस के अंदर क्या क्या आता है? एक्सटर्नल डिवाइसेस जिन्हें हम बाहर से अटैच करते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, है ना, या फिर हम बात करें प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया। तो ये सारी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? एक्सटर्नल डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है। दूसरी चीज स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं, है ना। स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं। जैसे स्टोरेज डिवाइसेस में आप क्या कह सकते हो? जैसे हार्ड डिस्क कह सकते हो, सीडी डीवीडी, ये सारी किसके अंदर आती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो कैटेगरी होती है हार्डवेयर की, वो ये 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड होती है ना। तो यहाँ पर इंटरनल डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाते हैं? हमारे हार्डवेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी सारी चीजें जिन्हें हम सीपीयू के बाहर से अटैच करते हैं, तो उससे क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। तो यहाँ तक नॉर्मली लोगों को पता होता है कि भाई सिस्टम क्या होते हैं और सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर की, नहीं, पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी हमने बात करी पार्ट ऑफ सिस्टम की, अब हम बात करेंगे पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर की। अब हम सॉफ्टवेयर को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हार्डवेयर वाला पार्ट है ना, ये नेटवर्किंग से रिलेटेड होता है। हार्डवेयर वाला पार्ट किससे रिलेटेड होता है? नेटवर्किंग से रिलेटेड होता है। नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं कि घर में इंटरनेट लगा है तभी नेटवर्किंग है, नहीं। जब हम दो चीजों को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो नेटवर्किंग का पार्ट होता है। जैसे हमने सीपीयू से माउस को अटैच किया, मॉनिटर को अटैच किया, प्रिंटर को अटैच किया, तो ये क्या होते हैं? सारी चीजें एक साथ कनेक्ट होके वर्क करती हैं, एक साथ सिंक्रोनाइज होके। तो नेटवर्किंग का जो हार्डवेयर वाला पूरा पार्ट होता है, ये नेटवर्किंग से रिलेटेड है, जो हमें पढ़ना ही नहीं है। हमें पूरा पार्ट कौन सा पढ़ना है? अभी सॉफ्टवेयर वाला। तो सॉफ्टवेयर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सॉफ्टवेयर को अब डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। पहला पार्ट कहलाता है फ्रंट एंड टूल। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फ्रंट एंड टूल एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड बैक एंड टूल। फ्रंट एंड टूल एंड बैक एंड टूल। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे हम फ्रंट एंड टूल कहते हैं और दूसरा जो पार्ट होता है उसे बैक एंड टूल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सॉफ्टवेयर को। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फ्रंट एंड टूल एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड बैक एंड टूल। तो यहाँ पे फ्रंट एंड टूल की बात करते हैं। फ्रंट एंड टूल, पहले इसकी बात करते हैं। फ्रंट एंड टूल्स क्या होते हैं? देखो, इसको समझने से पहले एक स्टोरी सुनो। जैसे मान के चलिए हमने, आप इमेजिन कीजिए कि आपने अपना सिस्टम ओपन किया और उसमें एमएस वर्ड को आपने चालू किया। एमएस वर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है, जैसे ये एमएस वर्ड है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट काम मैंने क्या किया? एक सेकेंड, मैंने बोला फर्स्ट ओपन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को ओपन करिए। इसको दिमाग में सोचिए जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। भले ही एमएस वर्ड नहीं आता, पर थोड़ा बहुत काम सबने किया है। एमएस वर्ड ओपन किया। ओपन करने के बाद हमारे सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, जैसे ये सामने स्क्रीन है, इस तरह से एक पेज आ जाएगा। इस स्क्रीन पे हमने लिखा इट इज अ कंप्यूटर। इट इज अ कंप्यूटर। ऐसे हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं उस एमएस वर्ड के फाइल पे या पेज पर। अब हमने ये जो एमएस वर्ड के फाइल पे लिखा है ना, अब इसको मुझे क्या करना है? ये जो टेक्स्ट है, पहली चीज इसे बोल्ड करो। सोचो कि ये बोल्ड हो गया। सेकंड, इसके कलर को रेड कर दो। ये जो टेक्स्ट का कलर है इसको क्या कर दो? रेड कर दो। थर्ड, इसके अलाइनमेंट को सेंटर कर दो। अलाइनमेंट क्या कर दो? सेंटर। फोर्थ काम करो, इसका जो अलाइनमेंट सेंटर, इसका जो साइज है उसको बढ़ा के आप 20 कर दो। तो साइज क्या हो जाएगा? थोड़ा बड़ा हो जाएगा। किसका? इस इट इज ए कंप्यूटर का।
अब यहाँ पे ये जो चीज मैंने आपको बोली कि एमएस वर्ड को ओपन करो, उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखो, इट इज अ कंप्यूटर। अब इस टेक्स्ट पे कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करो, जैसे इसे बोल्ड कर दो, रेड कर दो, अलाइनमेंट को सेंटर कर दो, 20 कर दो। तो अगर आप इसे मन में सोच रहे होंगे तो ये सारी प्रोसेस आपको सामने होते हुए दिखेगी, है ना, कि यहाँ पे इट इज अ कंप्यूटर लिखा है, मैंने उसे सेलेक्ट किया, उसको बोल्ड कर दिया तो वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया, उसके कलर को रेड कर दिया, अलाइनमेंट को सेंटर कर दिया तो वो कहीं यहाँ पे बीचों बीच आ गया, साइज को 20 कर दिया तो साइज थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये सारी जो प्रोसेसिंग है सामने हमें फ्रंट में दिखाई दे रही है, जो भी हम यहाँ पे ये टाइप कर रहे हैं ये सारा का सारा हमें क्या हो रहा है, फ्रंट में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सारे टूल जो सामने हमें विजुअलाइज करने की जो सुविधा देते हैं, मतलब जितने भी ऐसे टूल्स होते हैं या जितने भी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पे हम काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, सामने हमें होते हुए दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ये सामने मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये जो एडिटर है मेरा सब लाइन, ये मेरा क्या कहलाएगा, फ्रंट एंड कहलाएगा। मतलब ऐसी जगह जहां पर हम कोडिंग करते हैं या जहां पे हम कोई भी वर्क करते हैं जो फ्रंट में हमें होते हुए दिखता है, विजुअल उसका दिखाई देता है, तो वो सारे टूल किसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं, फ्रंट एंड टूल के अंदर। तो फ्रंट एंड टूल के अंदर क्या होते हैं, all the editors where we can perform where we can perform any operation, we can perform any operation which is display to the user, जो यूजर को दिखाई देती है ना। तो ऐसे जितने भी एडिटर्स होते हैं जहां पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वो हमें विजुअली सामने दिखाई देता है। तो सिंपल सी चीज है, जितने भी एडिटर्स होते हैं, जितने भी एडिटर्स हैं वो सारे के सारे किसमें कंसीडर किए जाते हैं, इसमें। जैसे कि अगर मुझे फोटोशॉप पे वर्क करना है तो मुझे फोटोशॉप का एडिटर ऑन करना पड़ेगा, मैं नोटपैड पे फोटोशॉप का काम नहीं कर सकता। अगर मुझे टेक्स्ट से रिलेटेड काम करना है, अगर मुझे टेक्स्ट से रिलेटेड काम करना है तो मुझे एमएस वर्ड को यूज करना पड़ेगा। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर। मैं फोटोशॉप में टेक्स्ट से रिलेटेड वर्क नहीं कर सकता, तो एमएस वर्ड क्या है, अलग एडिटर है। पर अगर मुझे कुछ इमेज से रिलेटेड वर्क करना है तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, फोटोशॉप। अगर मुझे अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ काम करना है, अकाउंट से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, तो मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, टैली। तो यहाँ पर हर काम के लिए अपने एक अलग एडिटर है ना, जहां पे हम कोई भी काम करेंगे तो सामने हमें होते हुए फ्रंट में दिखेगा, है ना। तो जितने भी एडिटर्स होते हैं इस दुनिया में जो कि यूजर को फ्रंट में काम करने में उसकी मदद करते हैं, वो सारे के सारे एडिटर्स किस क्या कहलाते हैं, वो सारे के सारे एडिटर फ्रंट एंड टूल के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट एंड टूल के अंतर्गत जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो फ्रंट एंड टूल के अंतर्गत कंसीडर की जाती हैं। ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस, all the high level languages considered, all the high level languages considered as a front end tool, all the high level languages considered as a front end tool। जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसको किसके अंदर कंसीडर किया जाता है, फ्रंट एंड टूल। अब जैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है पहले बात करते हैं। सर ने तो बोल दिया कि जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसको किसके अंदर कंसीडर किया जाता है, फ्रंट एंड टूल के अंतर्गत, उसको फ्रंट एंड टूल के अंतर्गत कंसीडर किया। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जैसे सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, हम पाइथन पढ़ रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे सी पे वर्क करना है, मतलब अगर मुझे सी पे कोडिंग करनी है, सी वाली प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो मुझे किसका एडिटर यूज करना पड़ेगा, सी का। मैं क्या यूज करूंगा, टर्बो वाला एडिटर, टर्बो एडिटर आता है इसके लिए। अगर मुझे सी प्लस प्लस पे वर्क करना है तो इसके लिए भी बहुत सारे एडिटर्स आते हैं, ठीक है, एक कोड ब्लॉक करके आता है, आप टर्बो पे भी कर सकते हो, मैं नए नए नाम बता रहा हूँ आपको केवल अभी।
कि अगर आपको C++ की कोडिंग करनी है तो आप कोड ब्लॉक पे कर सकते हो, जावा की कोडिंग करनी है तो नेटबीन्स सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। नेटबीन्स नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, इस नेटबीन्स नाम के सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। जैसे पाइथन यूज करना है आपको, तो पाइथन का अपना रिपल टूल आता है, REPL, मतलब जब आप इंस्टॉल करते हो पाइथन को अपने सिस्टम पे नॉर्मल तरीके से, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो तो इसके साथ ये IDLE आता है, इसे रिपल टूल बोलते हैं। रिपल टूल है ना, रिपल टूल मतलब क्या होता है कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रीड, एग्जीक्यूट, प्रोसेस लैंग्वेज, है ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो रेपल टूल क्या होते हैं, इंटरप्रेटर की तरह काम करते हैं, मतलब जो जो इंस्ट्रक्शन आप दोगे लाइन बाय लाइन उसे क्या करता चलेगा, ट्रांसलेट। तो अभी जो मैं यूज करता हूँ पाइथन के लिए वो क्या यूज करता हूँ, सबलाइन यूज करता हूँ। आपको करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एडिटर एक ऐसा है जिसमें मैं 50 तरह के काम कर सकता हूँ। मैं इस एडिटर पे जावा की कोडिंग भी रन कर सकता हूँ, C++ की भी कर सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मुझे C++ की कोडिंग करनी है तो मुझे एक अलग एडिटर चाहिए, यहाँ पे C++ करना है तो अलग एडिटर, जावा के लिए अलग, पाइथन के लिए अलग। पर यहाँ पे भी क्या यूज हो रहे हैं, एडिटर ही यूज हो रहे हैं। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, एडिटर, हर काम के लिए अपना एक अलग एडिटर, तो हर लैंग्वेजेस के लिए अपना एक अलग एडिटर। मैं अगर C++ वाले एडिटर पे जावा की कोडिंग कर दूं तो वो रन नहीं होगी, मैं नेटबीन्स पे C++ की कोडिंग कर दूं तो वो रन नहीं होगी, है ना, क्यों, क्योंकि सबके काम के लिए सबके अपने कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं, सबके अपने अलग अलग एडिटर हैं। अगर आपको C++ का प्रोग्राम बनाना है तो आप कोड ब्लॉक यूज कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल एडिटर्स होते हैं किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो हाई लेवल लैंग्वेज को फ्रंट एंड टूल के अंदर क्यों रखा, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं C++, जावा, .NET, इनके भी अपने अलग अलग वर्किंग होती है, अपने अलग अलग एडिटर्स होते हैं काम करने के लिए। और जो भी काम हम इस एडिटर पे करते हैं, जैसे हम पाइथन की कोडिंग यहाँ पे मैं सबलाइन में करता हूँ, तो फ्रंट में आपको दिखता है ना कि प्रिंट लिख रहा हूँ तो रेड हो रहा है, उसको डबल कोट्स में लिख रहा हूँ, तो सारी चीजें विजुअल में हमें दिखाई दे रही हैं। तो जो भी ऐसी चीज होती है जो हम फ्रंट में लिखते हैं सिस्टम पे और वो हमें सामने दिखाई दे रहा है, ऐसे सारे टूल जो हमें सामने विजुअल प्रेजेंट कर रहे हैं उस कंटेंट का, वो सारे के सारे एडिटर्स किसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं, फ्रंट एंड टूल के अंदर। तो जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं C++, जावा, .NET, उनको भी किसके अंदर कंसीडर किया जाता है, फ्रंट एंड टूल के अंदर। और अगर मैं आपसे बोलूं सिंपल, फ्रंट एंड टूल का काम क्या है, तो फ्रंट एंड टूल का काम है क्रिएट अ न्यू सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज का क्या काम होता है, लैंग्वेज का काम होता है कि पहले से हमारे पास एक एडिटर है, लैंग्वेज के थ्रू में एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता हूँ। जैसे पाइथन हम सीख रहे हैं तो पाइथन के द्वारा हम एक नया सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। तो फ्रंट एंड टूल अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज फ्रंट एंड टूल, so all the high level languages considered as a front end tool, and with the help of front end tool we can create a new software, and all the editors which perform any operation which is displayed to user, जो यूजर को दिखाई देती है ना, वो सारे के सारे एडिटर कंसीडर्ड एज अ फ्रंट एंड टूल। बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बैक एंड टूल की बात करते हैं। बैक यानी क्या होता है, पीछे। बैक एंड टूल मतलब यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रही है वो हमें सामने दिखाई नहीं दे रही। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि आप MS वर्ड में इमेजिन करिए कि आपने MS वर्ड ओपन किया, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा, इट इज अ कंप्यूटर, तो ये जो लिख रहे हो ये सामने होते हुए दिख रहा है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको कहीं पे ऑप्शन पे जाके इसको बोल्ड कर दिया, इसके कलर को रेड कर दिया, इसको सेंटर अलाइन कर दिया, इसके साइज को 20 कर दिया, तो ये सारी प्रोसेस हमें फ्रंट में होते हुए दिख रही है। तो ये जो है ये हमारा फ्रंट एंड टूल है। पर मैंने बोला, अब मैंने तीसरी प्रोसेस बोली कि सेव द डॉक्यूमेंट। सेव द डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट को सेव करें डी ड्राइव के अंदर। तो जब आप डॉक्यूमेंट को डी ड्राइव के अंदर सेव करते हैं तो ये प्रोसेस होते हुए दिखती है क्या, नहीं दिखती। जब भी हम कोई डेटा बैकग्राउंड में सेव करते हैं, बैक में सेव करते हैं, तो वो प्रोसेस होते हुए नहीं दिखती कि डेटा किस तरीके से सेव हो रहा है, किस फॉर्मेट में सेव हो रहा है ना, वो सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देती, पर डेटा सेव होता है पर्टिकुलर जगह पे। तो बैकएंड टूल का काम होता है डेटा को स्टोर करना। ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जो डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं पर वो दिखाई नहीं देते, मतलब वो विजुअल नहीं होते पर स्टोरिंग होती है, तो वो सारे के सारे किसमें आते हैं, बैकएंड टूल में। तो ऑल द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो हम पढ़ रहे थे अभी, ऑल द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कंसीडर्ड, ऑल द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कंसीडर्ड एज अ बैकएंड टूल। जितने भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं उसको बैकएंड टूल के अंतर्गत माना जाता है ना। और विद द हेल्प ऑफ बैकएंड टूल, विद द हेल्प ऑफ
backend tool, we can store data as a tabular format या मैट्रिक्स फॉर्मेट के रूप में डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि टेबल के रूप में स्टोर कर सकते हैं, हम डीबीएमएस पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको टेबल बोल रहा हूँ, पर डीबीएमएस के भी 4 मॉडल हैं, आरडीबीएमएस, एनडीबीएमएस। तो इन चारों मॉडल में से एक मॉडल है जो टेबल के रूप में डेटा को सेव करता है, एक मॉडल है जो ग्राफ के रूप में टेबल को सेव करता है, एक है जो ट्री के रूप में डेटा को स्टोर करता है, और एक जो है ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऊप्स के रूप में डेटा को मेंटेन करता है। तो कोई सा भी हो सकता है, पर हम डीबीएमएस पढ़ रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट लिख रहा हूँ। आरडीबीएमएस पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पर बैकएंड का मतलब सिंपल क्या है, ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जो डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। तो ऐसे डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बात करूं एग्जाम्पल में डीबीएमएस हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है, डीबीएमएस इज लाइक अ थ्योरी, डीबीएमएस नॉट अ सॉफ्टवेयर। ध्यान रखना, अगर कोई पूछता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है क्या, नहीं, डीबीएमएस की थ्योरी पढ़ के अलग अलग कंपनी ने अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए, मैकेनिज्म सबका एक है। मतलब जैसे अगर मैं आरडीबीएमएस की बात करूं तो मैंने थ्योरी पढ़ी कि इफ यू वांट टू स्टोर डेटा एज अ टेबुलर फॉर्मेट देन वी हैव टू रो फर्स्ट रो। मतलब पहला रूल ये है कि आपके पास रो होनी चाहिए, दूसरा रूल ये है कि आपके पास कॉलम होने चाहिए, तीसरा रूल ये है कि आपको उस टेबल में एक प्राइमरी की रखनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स बन के एक डीबीएमएस की थ्योरी बनी। अलग अलग कंपनीज ने उन थ्योरीज को पढ़ा और अपने अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जो कि एक ही मैकेनिज्म पे काम करते हैं, टेबल को डेटा को टेबल के रूप में स्टोर करना। जैसे मैं बात करूं, किसी ने बनाया ओरेकल, किसी कंपनी ने बनाया ओरेकल, ये भी डेटा को टेबल के रूप में स्टोर करता है। किसी ने उस थ्योरी को पढ़ा और बनाया माइस्क्वेल जो हम पढ़ रहे हैं, किसी ने इस थ्योरी को पढ़ाया और बनाया अपना एसक्यूएल सर्वर, ये डॉटनेट यूज करता है और यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर हो गया। इसी तरह से एक फॉक्सरो होता है जो डेटा को मेंटेन करता है, अपने यहाँ यूज नहीं होता पर ज्यादातर यूज होता है। एक एमएस एक्सेस होता है, हम जो एमएस वर्ड में पढ़ते हैं, एमएस वर्ड में हमारे पास एक एमएस एक्सेस होता है सॉफ्टवेयर। अगर आपको कुछ नहीं पता तो छोटा सा तो पता ही होगा कि एक्सेल में भी हम डेटा को मेंटेन कर सकते हैं टेबुलर फॉर्मेट में। तो ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जो टेबल के रूप में डेटा को स्टोर करते हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बैकएंड टूल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर देखो तो सबकी प्रोसेसिंग क्या है, स्टोर डेटा एज टेबुलर फॉर्मेट, टेबुलर फॉर्मेट, डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं, है ना। वर्किंग सबकी एक है पर कमांड सबकी क्या होंगी, अलग अलग। 70% एसक्यूएल सब में कॉमन होता है, 70% जो एसक्यूएल की कमांड है जो हम पढ़ेंगे अभी, वो सब में क्या होती है, कॉमन। मतलब ओरेकल भी उसे सपोर्ट कर लेता है, माइस्क्यूएल भी उसे चला लेता है, एसक्यूएल सर्वर भी उसे सपोर्ट कर लेता है। बट जो 30% लॉजिक होते हैं कमांड्स के, वो सबके अपने अपने होते हैं। मतलब कुछ कोई हर सॉफ्टवेयर जो बन रहा है वो अपने अंदर कुछ 30% तो ऐसा रखेगा जो नया हो, है ना। तो यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पढ़ते हैं एसक्यूएल, ये जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है ये 70% सभी पे वर्क करता है। मतलब अगर आप ओरेकल पे चलाएंगे तो ओरेकल पे भी वर्क करेगी ये कमांड जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, माइस्क्यूएल पे चलाएंगे तो माइस्क्यूएल पे भी चलेगी, सब पे चलेगी। पर 30% फैसिलिटी जो कमांड्स होती हैं, थोड़े बहुत वेरिएंट होते हैं या नई फैसिलिटीज या नए कमांड्स होते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर के अलग अलग होते हैं, पर 70% सबका कॉमन होता है। तो यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, वो सारे के सारे किसमें कंसीडर किए जाते हैं, बैकएंड टूल के अंतर्गत। तब ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस कंसीडर्ड एज अ फ्रंट एंड टूल एंड विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड टूल वी कैन क्रिएट अ न्यू सॉफ्टवेयर and all the DBMS software considered as a backend tool and with the help of backend tool we can store data as a tabular format। हम बैकएंड में क्या कर सकते हैं, टेबल के रूप में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ये करता है। तो टूल मतलब ऐसे एडिटर्स या ऐसे सॉफ्टवेयर जो उस काम को, फ्रंट और बैक के काम को करने में हमारी हेल्प करेंगे, वो क्या कहलाते हैं, फ्रंट एंड टूल और बैक एंड टूल। तो फ्रंट एंड टूल जो फ्रंट में मदद करते हैं यूजर की डेटा को विजुअलाइज करके, और बैक एंड टूल जो डेटा को स्टोर करके बैक में काम करते हैं पर वो प्रोसेस दिखाई नहीं देती। तो ऐसे सारे सॉफ्टवेयर किस में कंसीडर होते हैं, बैक एंड टूल में। कोई दिक्कत यहां तक?